गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे मोहरें, लिपि तथा पाठ। मोहरें और मुद्रांकन की चर्चा पहले की गई है। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया है। उसका मुख रस्सी से बांधा गया है और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से उसे दबाया गया है, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकनों से प्रेषक को पहचान का भी पता चलता था कि ये कहाँ से आया है। बैग, थैला, प्रेषक यानी सामान को भेजने वाला कौन है। तो मोहरें हैं जो मुद्रांकन का काम करती थी। उदाहरण भी यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए कोई थैला है और थैले के ऊपर सामान थैले में रखकर उस थैले का मुंह बांधकर उस पर मुद्रांकन किया जाता था मिट्टी से। तो अगर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो वह सील या मोहर ज्यों की त्यों आपको मिलेगी और इससे आश्वस्त हो जाएगा व्यक्ति कि उसका सामान बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा है एक रहस्यमय लिपि। दूसरा टॉपिक आपका एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है कि इसमें मालिक का नाम है और उसकी पदवी है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। तो ये जो चित्र है जो सांकेतिक है और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उनको सांकेतिक रूप से इसका अर्थ ये चित्र बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। अधिकांश जो अभिलेख मिले हैं वो संक्षिप्त हैं। सबसे लंबा अभिलेख लगभग 26 चिन्हों वाला है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी, यानी इसमें वर्णमाला का उपयोग नहीं हुआ था, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। तो इसमें वर्णमालीय व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक थी। इसमें बहुत सारे चिन्ह थे और लगभग 375 से 400 के बीच में ऐसे चिन्ह मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह ज़रूर मालूम चला है कि यह दाईं से बाईं ओर यह लिपि लिखी जाती थी। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर यह संकुचित है, जिसमें लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया। अब दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया तो लिखते लिखते बाईं ओर आए। बाईं ओर जब स्थान कम रह जाता है तो कई बार हम क्या होता है कि शब्द को थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं ताकि वह शब्द उस स्थान पर आराम से लिखा जा सके। तो वर्तमान में जैसे बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था, उस समय दाएं से बाईं ओर लिखा गया, ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मोहरें, तांबे के औजार, मर्तभान के अवट, मिट्टी के पात्र, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि
नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, यानी ऐसी वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो जो नष्ट हो गई हों। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? इतने जगह ये लिपि लिखी हुई होती थी, तो इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है क्या कि ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे? तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देखिए ये चित्र 1.2, जिसके अंदर रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है, जिसमें मिट्टी के इस टुकड़े पर 2 मोहर छापी गई है, जिसका उदाहरण हमने ऊपर लिया है। अब बात करेंगे बाँट। विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। विनिमय कहाँ से होता था? लेन देन कहाँ से होता था? बाँटों की एक परिशुद्ध प्रणाली से, अर्थात लेन देन माप तोल कर लिया और दिया जाता था। ये बाँट सामान्य चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनके जो बाँट थे वो चर्ट नामक एक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इनके जो बाँट होते थे उस पर कोई निशान नहीं होता था, वो निशान रहित होते थे और घन के आकार के ये बाँट इनके होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी, अर्थात 1 किलो का 2 से, फिर डबल 4 से डबल 8 से डबल 16 से 32 और यहाँ से लेकर 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाँटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। छोटे बाँट थे वो काय में काम में आते होंगे, तो अंदाज़ा लगाया है कि आभूषणों को तोलने में और मनकों को तोलने में इन बाँटों का प्रयोग होता रहा होगा। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं और मापतोल में धातु से बने तराजू भी मिले हैं। अब बात कर लेते हैं प्राचीन सत्ता की। प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही लें। कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा काल में कोई राजा या समाज के अंदर कोई राज्य नहीं रहा होगा, और कुछ विद्वानों ने उदाहरण सहित इस बात को समझाया है कि निश्चित रूप से हड़प्पा समाज में कोई न कोई ऐसी शक्ति थी जो फैसले लेती थी। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता कि हड़प्पा जो कि इतना बड़ा क्षेत्र लिए हुए था, उसमें अनेक वस्तुएं हैं जो एक रूपता लिए हुए थी, यानी एक जैसी थी। उदाहरण के लिए मृद भांडों, मिट्टी के पात्रों का एक जैसा होना, मोहरों का एक जैसा होना, बाँटों का एक जैसा होना, ईंटों का एक जैसा होना, ये चीज़ें ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से इतनी चीज़ें एक समान, एक इकाई की, एक माप की, एक तोल की, तो कोई न कोई सत्ता जरूर रही होगी जो इन वस्तुओं को बनाने पर नियंत्रण स्थापित करती होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जैसे ईंटों की बात करें, ईंटें अनेक स्थान पर क्या होती है, बनाई जाती है, परंतु जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में एक ही अनुपात की ईंटों का निर्माण हुआ है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि कोई सत्ता थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवार तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था, और
कोई बड़े काम करने के लिए ईंटें बनाने, विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए बहुत बड़ी श्रम शक्ति भी इकट्ठी की गई थी। तो इतना श्रम कोई शक्तिशाली राजा कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये प्राचीन सत्ता के कुछ एग्जाम्पल हैं कि निश्चित रूप से कोई न कोई प्राचीन सत्ता रही होगी। प्रसाद या शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। यानी हमारे को जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो ऐसे कोई त्वरित उत्तर हमको प्रदान नहीं करते हैं कि उस समय राजा या राजा के महल रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी थी। प्रासाद यानी राजा का महल, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है जो अनुमान लगाया गया है कि किसी पुरोहित या राजा की थी, और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है, और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इस अनुष्ठान का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। अनुष्ठान कौन करता था और जो करता था वही क्या राजा है, इसके कोई पक्के प्रमाण नहीं है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानता जो राजा या पुरोहित का यहाँ पर चित्र दिया है उसको आप देखिए। ये देखिए चित्र 1.23, एक राजा पुरोहित का चित्र। इसकी वेशभूषा और इसका जो मॉडल है जो मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता है, जो ये बताता है कि ये निश्चित रूप से किसी राजा का चित्र होना चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर विद्वान कहते हैं, पुरातत्वविद ये मानते हैं कि अनेक चीज़ों में समानता ये बताती है कि निश्चित रूप से वहाँ सत्ता रही होगी, राजा रहा होगा, क्योंकि पुरावस्तुओं में समानता नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसी जटिल निर्णय के लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि निश्चित रूप से कोई सत्ता या राजा जरूर होगा जो इन सब बातों को नियंत्रित करता होगा, और वस्तुओं में और अनेक चीज़ों में समानताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से ये आज का विषय यहाँ पूरा करते हैं। अगली कक्षा में सभ्यता का अंत जो बिंदु है उस पर चर्चा हम करेंगे। जय भारत।